Assalamu alaikum students. Hope you are fine. हम आज वालेकुम सलाम सर। आप सुनाए सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. This is the source of today's lecture from the book of Microeconomic Theory by Walter and Dillard. Chapter 3 है. These are the contents of today's lecture. Applications to public finance. Basically आज का जो लेक्चर है वो पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन से रिलेटेड है. The purpose of taxation, टैक्स टू वेलफेयर कि टैक्सेशन के जरिए जो है वो वेलफेयर की तरफ कैसे मूवमेंट हो सकती है. 3 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन. So these are the contents of today's lecture. There is some introduction for the application to public finance. We will here see the analysis to build its ground from simple to complex. हमारी ऑब्वियसली डिटेल जो होगी वो सिंपल वे से कम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे. Any decision made by the public finance department will have immediate effect on demand and supply decisions. Obviously अगर आप देखते हैं कि टैक्सेस जैसे इम्प्लीमेंट होते हैं तो इसका फौरी तौर पर इफेक्ट होता है डिमांड सप्लाई डिसीजंस पे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे बजट में इस करंट बजट में आप देख सकते हैं जो डिसीजंस हुए हैं लाइक के गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से गाड़ी नीचे सस्ती हो रही है या सैलरीज में जो है वो 10% या 25% इजाफा होगा. सो उसका जो इमीडिएट इफेक्ट आता है डिमांड पे और सप्लाई दोनों साइड पे. तो आप देख सकते हैं कि जो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है तो इट विल टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट. आप उसके रिजल्ट्स देखने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन टाइम देखने में उसमें काफ़ी टाइम पीरियड लगता है. जबकि जो पब्लिक फाइनेंस के डिसीजन है फिजिकल डिसीजन है तो उनके एप्लीकेशन टाइम भी कम होता है और उसका रिजल्ट्स जो है उसके वो भी जो है वो आपको जल्दी इमीडिएटली देखने में आते हैं. एनी एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट नीड्स टू बी फाइनेंस्ड or otherwise any increase in tax will require where it is to be spent. Obviously गवर्नमेंट ने कहीं स्पेंडिंग करनी है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत है और इसी तरह अगर वो टैक्सेस कलेक्ट करती है तो उसको भी कहीं स्पेंड करने की ज़रूरत होती है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी विल डू इट विद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ऑब्वियसली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन एज इट इज़ हम स्टडी करें थोरेटिकल जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन ना हो. जब आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन जाएगा. अगर आप उसे एज इट इज़ थोरेटिकली स्टडी करेंगे दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सो वी डू आवर एनालिसिस विदाउट कंसीडरिंग एनीथिंग राइट और रॉन्ग. ऑब्वियसली हम राइट और आपके अपने सजेशन उसमें नहीं रिक्वायर. हम थोरेटिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पर डिस्कस करेंगे. देयर आर सम अजम्पशंस थ्रू आउट द लेक्चर दैट ऑल गवर्नमेंट expenditures are equal to the taxes. There will be no savings. Here no saving mean government has no saving. Prices are flexible means prices can change, can vary. No uncertainty as well. So these are the assumptions throughout the lecture. Here is the purposes of taxation. There are 3 major purposes of taxation. First one is to finance the subsidization, and second one is to offset external technologies diseconomies, and third one is to correct the income distribution. First one is to finance the subsidization of goods subject to increasing return to scale including public goods. Obviously taxes जो है वो collect किए जाते हैं
ताकि आप लोगों को जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड की जा सके। ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द पब्लिक गुड्स। तो आप लोगों को ये प्रोवाइड करने के लिए जो है वो टैक्सेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। सेकंड वन, टू ऑफसेट एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमीज, subsidies being handed out where there are external economies. Here external economies mean external economies of scale occur when the whole industry grows larger and firms benefit from lower long run average cost. So you can say that simply benefits of industrial expansion, कि हम अगर एक्सपेंशन करते हैं तो उससे जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है, हम जो एक्सपेंशन करते हैं उससे जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होती है। सो वो जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी डिक्लाइन होती है, दिस इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सो जो डिस इकोनॉमीज कंट्रीज में हो रही थे उसको उसका जो इफेक्ट है उसको ऑफसेट करना, और आप ये कह लें कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जैसे ग्वादर पोर्ट बनाया है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल आप कहें टैक्स फ्री जोन बनाई गई है बाकायदा, और उसके अलावा वहाँ पे गैस और आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पर प्रोवाइड की गई है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से फ़ायदा उठाया जा सके, एक्सटर्नल इकोनॉमीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो दिस इज द सेकंड पर्पस ऑफ टैक्सेशन, एंड द थर्ड पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। So subsidies being handed out to the deserving to correct the distribution of income, obviously income distribution को correct करना ताकि जो deserving है, poor people हैं, जो उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जा सके, उनको जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन। First one, in detail, to finance subsidization, government wishes to pay for factor services, positive net tax levied on private sector. Through this, government generates resources to finance the provision of public goods. Social societies can also use the same model, but the tax lower than the capitalist society. अब देखें पब्लिक गुड्स, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्स जनरेट करे in order to provide the public goods, in order to finance the provision of public goods. Second, decision of subsidy. Tax is to derive wedge between the value of what a factor produces and what the factor can consume. So the producer income cannot be fully used as by its earner, and this difference between the producer and consume is the tax. Later on it's decided that where we can distribute it. अब देखें बेसिकली इसमें प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जो जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मैंने जिक्र किया, बेसिकली प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान का जो डिफरेंस है वो टैक्सेस है। प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई मीन डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बेसिकली टैक्सेस है, उसको हम टैक्सेस के तौर पर कलेक्ट करते हैं। आप ये कह लें
कि जो टैक्स है दैट इज अ वेज पॉइंट, जैसे एक आप कह लें कि एक डोर होता है, उसको डोर क्लोजर साथ लगा होता है, वो रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फॉर बोथ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस रह जाता है वो हम जो है वो टैक्स के तौर पर जो है वो कलेक्ट करते हैं। एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट सब्सिडाइज द पुअर obviously and implemented the progressive taxes in order to collect the high income from the rich ones and spend it on the poor people। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो उसका ये भी काम है, जो थर्ड पर्पज ऑफ टैक्सेशन है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को जो है वो इक्विटेबल कर सके, और उसके लिए वो वेरियस वे अडॉप्ट करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की एग्जांपल दी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑब्वियसली जैसे इनकम टैक्स है हमारा, प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और टैक्स रेट इंक्रीज करता जाएगा। और बेसिकली उसका मकसद क्या है कि जो रिच पीपल है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए और जो पुअर पीपल है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए, उन पे उसकी स्पेंडिंग की जाए। रिच नॉट अलाउड टू स्पेंड एट इट्स फुल पोटेंशियल एंड देन दिस एक्सेस गोज टू पुअर। Poor will meet his demand through this flow of funds. So this is the third purpose of taxation, to equal distribution of income। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। यहाँ तक हमने जो है वो सिर्फ 3 पर्पस जो है वो टैक्सेशन के डिस्कस किए हैं कि टैक्सेशन जो है वो क्यों कलेक्ट की जाती है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, इसके 3 पर्पस जो है वो एक्सप्लेन किया इन डिटेल में। Now we are moving towards welfare, tax to welfare। So with the previous discussion, it's clear that tax is useful। Obviously हमने जो 3 पर्पस जो है वो डिस्कस किए टैक्स कलेक्ट करने के, वो तीनों ही यूजफुल पर्पस हैं। But when it comes to measuring welfare, it's not that simple। लेकिन जब हम वेलफेयर को मेजर करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टास्क कि वो जो टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं उससे फिर वेलफेयर भी इंक्रीज हो रही है या नहीं। सो वी विल नॉट टेक डिस्ट्रीब्यूशन एज द मेजरिंग स्कीम, वी आर गोइंग टू पुट फाउंडेशन ऑफ आवर एनालिसिस। irrelevance of who pays, second incidence of tax, and third excess burden of tax। सो टैक्स टू वेलफेयर का जो एनालिसिस है वो हम इन 3 एप्लीकेशंस के जरिए जो है वो स्टडी करेंगे, इन 3 प्रिंसिपल्स के जरिए स्टडी करेंगे। सो देयर आर 3 जनरल प्रिंसिपल्स व्हिच एक्सप्लेन द मूवमेंट फ्रॉम टैक्स टू वेलफेयर। देयर आर 3 general principles which explains the movement from tax to welfare। First one is the irrelevance of who pays, second one is incidence of tax, and third one is excess burden of tax। Let explain these principles in detail। First one is irrelevance of who pays। बेसिकली इसमें ये एनालाइज करेंगे कि टैक्स अगर डिमांड साइड से कंज्यूमर पे कर रहा है या सेलर प्रोड्यूसर पे कर रहा है तो गवर्नमेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट इज इररेलेवेंट ऑफ हु पेज द टैक्स, either seller or buyer। We will consider a market here that is perfectly competitive। Partial equilibrium analysis is used at first to explain the irrelevance of who pays। Simple demand and supply curves are constructed so to show off the offsets effects। Tax could be levied on consumer or supplier producer। If tax is on consumer, then buyer price will include the tax, and when tax is on supplier, then he will get price of product after tax। Obviously गवर्नमेंट चाहे वो कंज्यूमर पे इंप्लीमेंट करे चाहे प्रोड्यूसर पे इंप्लीमेंट करे उससे टैक्स कलेक्ट होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वो फिर इलास्टिसिटी के जरिए मेजर करती है कि कंज्यूमर पे स्पेंड करना लगाना चाहिए टैक्स या सप्लायर पे प्रोड्यूसर पे लगाना चाहिए।
If a market is in competitive equilibrium throughout, the effect of a tax upon relative prices and upon quantities is identical, whether identical obviously for the government, whether the tax is levied on the buyers or the sellers. गवर्नमेंट के लिए तो आइडेंटिकल है ना, उसने तो टैक्स कलेक्ट करना है, चाहे वो बायर पे लगा दिया जाए चाहे वो सेलर पे लगा दिया जाए. So this is the partial equilibrium analysis in order to explain the irrelevance of who pays. Government irrelevance of who pays. This is basic supply curve and basic demand curve. On the y-axis there is a price level, on the x-axis there is the quantity. Here you can see that the difference between A and B is tax. On the diagram you can see that this is the equilibrium price, and before the equilibrium price, here you can see that this is the difference between consumer demand curve and producer supply curve, A and B. This will be the quantity, this will be the quantity as well. So the difference between A and B is collected by the government. It is a tax. It is a tax. ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली बायर प्राइस है A, जिस पे बायर परचेज कर रहा है, P1 बोल रहे हैं इसे, और दिस वन इज द सेलर प्राइस जिस पे सेलर सेल कर रहा है, P0 बोल रहे हैं इसे. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये जा रहा है गवर्नमेंट को. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मतलब मैंने मोबाइल फोन परचेज किया है, तो लेट्स सपोज आपने मोबाइल फोन परचेज किया 35,000 का, आपने 35,000 जो है वो पे किया है. अब जिससे आपने परचेज किया है कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी उसमें से जो है वो सेल टैक्स पे कर रही है. लेट्स सपोज उसने जो है वो 10,000 जो है वो सेल टैक्स पे किया है, 25,000 उसका अपना है. तो सेलर प्राइस क्या हुई 25,000, बायर प्राइस क्या हुई 35,000. अब जो उसके दरमियान का डिफरेंस है मतलब 10,000, वो जाएगा टैक्सेस की मद में. So this is how partial equilibrium analysis explains the irrelevance of taxation. Obviously इसे आप बायर पे लगाएं, कंज्यूमर या सेलर पे लगाएं, गवर्नमेंट के लिए तो इररेलेवेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि उसको किस पे लगाना चाहिए. वो फिर इलास्टिसिटी कंपेयर करता है, गवर्नमेंट जो है वो इलास्टिसिटी कंपेयर करती है. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से buyer's price is equal to the seller's price plus tax. So from the above discussion we can say that buyer's price is equal to the seller's price plus tax. Obviously जिस तरह मैंने बताया कि बायर प्राइस जो है वो हम 35,000 का मोबाइल फोन परचेज किया है, विच इज इक्वल टू सेलर प्राइस 25,000 प्लस सेल टैक्स, जैसे मैंने कहा तो वो 10,000 इज टैक्स. ऑब्वियसली अगर इधर से सेलर प्राइस निकालनी हो तो आप इसको रीअरेंज करके निकाल सकते हैं. सो सेलर प्राइस इज इक्वल टू बायर प्राइस माइनस टैक्स. सो हियर इज द क्लैरिटी ऑफ बोथ बायर्स प्राइस एंड सेलर प्राइस. बायर्स प्राइस, द मनी यूनिट्स buyers are willing to pay to get an extra unit of commodity. On the other hand, seller price is the money units sellers are expecting buyers to pay for an extra unit of commodity. So here is the definition for both buyer's price and seller's price. One way or the other, if buyer pays the tax, then he is paying more than the required basic supply price. It means buyer is paying more than the supplier receives. This extra amount will go to the tax collector obviously. अब देखें अगर बायर पे करता है तो वो ज्यादा पे करता है मतलब सप्लाई प्राइस से. क्यों? क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस है वो टैक्स की मद में जाना है. मतलब बायर है, मतलब मैं 35,000 पे कर रहा हूं मोबाइल फोन के लिए, जबकि जो सप्लाई प्राइस है वो 25,000 है. It means buyer is paying more than the supplier receives. तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां जाएगी? This extra amount will go to the tax collector. वो टैक्स कलेक्टर के पास जाएगी, मींस गवर्नमेंट के पास जाएगी.
ऑन द अदर हैंड, इसको दूसरे वे से भी आप देख सकते हैं, इफ सेलर पेज द टैक्स, अगर सेलर टैक्स पे कर रहा है, देन ही विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ बायर. So what the price suppliers required to sell, he receives more than from consumer. अब वो रिक्वायर कर रहा है 25,000, लेकिन वो बायर की जो है वो बायर से मतलब रिसीव करेगा 35,000, और जो डिफरेंस होगा वो जाएगा टैक्स पेयर को. आप ये कह ले कान इधर से पकड़ ले कान उधर से पकड़ ले, बात एक ही है. सो इट दिस इज इररेलेवेंस ऑफ टैक्स पेयर. दिस इज इररेलेवेंस ऑफ who tax pays. So the difference again go to the taxpayer. यहाँ तक किसी को कोई confusion है तो this is the first principle. Here is the some complexity as well. It is concluded that it's irrelevant who pays the tax, but complexity arises when we have multiplicity of price concepts. There are two price concepts, buyer price and seller factor price. Second one is not that simple to address as it belongs to distribution aspect. Obviously seller price को जज करना और फिर वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है. स्टिल वी यूज टू मेजर इट एज वेलफेयर ऑफ अ फैक्टर. फैक्टर की वेलफेयर ऑब्वियसली हम रियल वेज से ही मेजर करेंगे. W/P मीन्स रियल वेज. W/P means real wage. W stands for wages and divided by the price level. This becomes real wage. So this is the first principle of irrelevance of taxpayer. First principle of taxation. Here is the second principle of taxation, that is incidence of the tax. Incidence of the tax. This is the first introduction. How does the tax affect the welfare of different groups? Outside of any benefits citizens may obtain from expenditure financed by the tax. This is the incidence of tax. This is the incidence of tax. How does the tax affect the welfare of different groups? कि जो टैक्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स को की वेलफेयर को कैसे इफेक्ट कर रहा है? Outside of any benefit citizen may obtain from expenditure financed by the tax. Obviously बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो फाइनेंस कर रहे हैं टैक्सेस को, तो फिर वो आगे टैक्सेस जो है वो कहाँ ग्रुप्स को कैसे वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स. let us discuss of incidence in tax in detail. We have discussed that either party in a competitive market is going to pay the tax. This question still remains, who pays more? Obviously ये रहता है क्वेश्चन के कौन ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, कौन कम टैक्स पे कर रहा है. This question can be addressed by including the concept of elasticity. Obviously जिस तरह मैंने कहा था कि टैक्स जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका जो फोकस होता है ऑब्वियसली गवर्नमेंट का, वो इलास्टिसिटी को एज ए टूल यूज करती है. ऑब्वियसली जो जिनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी तो उस पर जो है वो ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उस पर वो टैक्स पे करेंगे, डिमांड में कमी नहीं आएगी. और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, तो उन पे वो रिलेटिवली कम टैक्सेस इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि टैक्सेस के नतीजे में उनकी डिमांड में कमी आ जाएगी. इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि चॉइसेस कम है उनके पास, तो फिर उस पर ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. We will consider the inelastic demand and inelastic supply at a time to check the incidence. So inelasticity is chosen as when it is there, then the concerned party have limited choices available. Obviously inelastic का यही मतलब है कि आपके पास choices कम है available, मतलब डिमांड प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड पे एज सच कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होगा, सो अगर डिमांड इन इलास्टिक हो सो जो है गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि पता है कि डिमांड पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो दे विल पे द टैक्स.
A given tax will raise the buyer's price more and reduce the seller's price less. The less elastic the demand and more elastic the supply of the commodity. If the demand is less elastic or inelastic and the supply curve is more elastic, I am repeating, if the demand curve is inelastic or less elastic, एक ही बात है. If the demand curve is less elastic and supply curve is more elastic, then a given tax will raise the buyer's price more than the reduction in the seller's price. देखिए टैक्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन बायर जो है वो बायर की प्राइस को ज़्यादा बढ़ाएगा, जबकि सेलर की प्राइस को कम करेगा. मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ. होपफुली you will understand the concept. Here you can see that demand curve is more less elastic or inelastic. In the diagram, demand curve is inelastic or less elastic, while supply curve is more elastic. तो इस केस में आप देख सकते हैं जो टैक्सेस कलेक्शन हो रही है, आपने सिर्फ हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है इधर से. So it will increase the buyer's price more and reduce the seller's price less. So this is the tax collection of taxes. That is the difference between PS and PB. The difference between PS and PB is the taxes collected by the collector or government. And here you can see that it will अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक है, सप्लाई कर्व जो है वो इलास्टिक है, so it will increase the buyer's price more and will reduce the seller's price less. इक्विलिब्रियम से देखें आप, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, सेलर प्राइस को कम कर रहा है जबकि बायर्स प्राइस में ज्यादा इजाफा कर रहा है. ये क्यों है? क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक है. पता है कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं है, तो डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक है. So we can see here that demand is inelastic. This means that consumer do not have any close substitute. Therefore, they will bear the larger burden. Another way to look at it, if the buyer's price PB is far away from the equilibrium than the seller's price. जी, इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो you can ask. सुन रहे हैं आप मुझे या बस ऐसे ही मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बस ऐसे ही? यस सर, सुन रहे हैं. नो सर, कोई नहीं. ऑलराइट, क्वेश्चन नहीं. Let us consider the second case when supply curve is inelastic or less elastic and demand curve is more elastic. अब डिमांड कर्व जो है वो मोर इलास्टिक है जबकि सप्लाई कर्व जो है वो इनइलास्टिक है. तो अब जो है वो सेलर पे ज्यादा टैक्स आना चाहिए, सेलर की प्राइस जो है ज्यादा रिड्यूस होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सेलर जो है सप्लाई कर्व जो है वो इनइलास्टिक है, सप्लाई कर्व जो है वो इनइलास्टिक है, तो इट मींस कि वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा प्राइस के चेंज होने पर, तो वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है. आप देखें, दिस इज द केस वेयर सेलर्स आर नॉट हैविंग एनी अदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. They have to stick to their production. So seller price, sellers supply curve is inelastic or less elastic, while demand curve, consumer demand curve is more elastic. So seller's price PS is far away from the equilibrium than the buyer's price. आप देख सकते हैं equilibrium से कि जो टैक्सेस पे किया जा रहा है उसमें ज्यादा रोल जो है वो सप्लाई साइड से है, जबकि डिमांड साइड का कम रोल है. Here the seller is bearing the more burden. Seller is bearing the more burden. आप अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो बायर की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, तो फिर बायर जो है वो टैक्स का ज्यादा बर्डन बियर करेगा. और अगर सेलर की सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, तो फिर जो है वो सेलर जो है वो ज्यादा टैक्स बर्डन बियर करेगा.
और अगर दोनों के इक्वल हैं, दोनों इन इलास्टिक है या दोनों इलास्टिक है, तो फिर ऑब्वियसली जो सबसे पहले हमने केस प्रीवियस प्रिंसिपल में पढ़ा है, तो फिर दोनों इक्वल टैक्स बर्डन जो है वो बियर करेंगे, फिर दोनों जो है वो इक्वल टैक्स बर्डन बियर करेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर बायर्स का डिमांड कर्व जो है वो इनलास्टिक है तो फिर बायर जो है वो ज्यादा टैक्स बर्डन बियर करेगा। अगर सप्लाई कर्व जो है सेलर का वो इनलास्टिक है तो फिर जो है वो सेलर ज्यादा टैक्स बर्डन बियर करेगा। सर इसमें हम ऐसे कह सकते हैं ना, डिमांड होती है बायर से रिलेटेड और सप्लाई होती है सेलर से रिलेटेड। दोनों में से कोई भी इलास्टिक इन इलास्टिक होगा, तो अगर सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो वो सेलर उस पर बर्डन ज्यादा होगा। और अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है तो उस पर बायर पे बर्डन ज्यादा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल यही है, बिल्कुल सर। It could be the reason that why we face agitation, means anxiety, nervous excitement in our masses when we tax them. So inelasticity decides the direction of incidence of tax. Obviously गवर्नमेंट ने जब टैक्स इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है कि इस पे लगाया जाए, तो फिर वो इलास्टिसिटी उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो जितनी मतलब इन इलास्टिक अगर डिमांड है या सप्लाई है तो उस पर वो ज़्यादा टैक्स इंप्लीमेंट करती है एज कम्पेयर टू अदर वन। सो दिस कंक्लूजन इज द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। Here is the third principle of taxation, that is excess burden of tax. Another question, that what is the efficiency of tax? Is there any cost? So now we will address these questions. We need to add some more assumption here, as there are two commodities X and Y, so no income effect will be there on X demand. No income effect means कि अगर X की प्राइस कम होती है तो हम जो है वो Y की कंजम्पशन में जो है वो इजाफा नहीं करेंगे, या X की प्राइस बढ़ने पर Y की कंजम्पशन में इजाफा नहीं करेंगे। X की प्राइस बढ़ने पर Y की कंजम्पशन में इजाफा नहीं, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों की कंजम्पशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। कंजम्पशन ऑफ Y इज इंडिपेंडेंट एज वेल, कंजम्पशन ऑफ X is also independent as well. What is the efficiency cost of tax? This is a sum of obviously this is a tax burden as well, but what is the efficiency cost of tax? This is a tax burden basically, and this is a sum of the welfare losses to taxpayers due to the tax minus the benefits it yield as measured by the tax yield. देखे ना कि हमने टैक्स कितना पे किया है, हमें उसका बेनिफिट क्या मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, that is the efficiency cost of tax. This is the basically real burden of tax, or real burden of tax, or you can say that excess burden of tax. Excess burden of tax. मैं दोबारा बोलता हूँ, what is the efficiency cost of tax or excess burden of tax. इससे पीछे वाले में सिर्फ burden of tax था, यहाँ पे है excess burden of tax. Basically excess burden of tax जो है that is the efficiency cost of tax, which is the difference between the tax we pay and the benefits it yield. मतलब जो हमने टैक्स पे किया है और जो हमें बेनिफिट मिला है, अगर तो इक्वल है तो इट मींस नो एक्सेस बर्डन ऑफ द टैक्स, और अगर इक्वल नहीं है, हमने टैक्स ज्यादा पे किया है, हमें बेनिफिट कम मिल रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो एक्सेस बर्डन ऑफ द टैक्स होगा। So we are of the view that if T tax is imposed on X commodity पे अगर हम टैक्स इम्पोज करते हैं, then welfare cost is equal to the MRT margin rate of transformation X for Y minus MRS margin rate of substitution X for Y dx. So tax is the distance AB, ये next diagram में visible हो जाएगा। The output changes from X0 to X1, obviously ये भी diagram में mention है। MRT margin rate of transformation,
it is the slope of production possibility frontier. Obviously this is production side, this is supply side, this is supply side, and also represented by the supply curve. And MRS is the slope of indifference curve. Obviously indifference curve जो है वो consumption side है, and it is represented by the demand curve. जब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे तो MRT जो है ये सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, या सप्लाई कर्व जो है वो MRT को रिप्रेजेंट करेगा, और MRS जो है जो डिमांड कर्व है जो वो MRS को रिप्रेजेंट